गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको 12th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं उस पर वीडियो दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया लेकिन चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो जाएँ, 30 से 40 नंबर आ जाएँ, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हम 30 से 35 नंबर का पेपर में आसानी से कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो, जिससे कि आपको अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। तो बच्चों, जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी उस टाइप के क्वेश्चनों को पूछे जाने की संभावना पेपर में बहुत अधिक है। मैं चाहूँ तो उन क्वेश्चनों को अलग नंबर्स, अलग संख्याएं लेकर भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। इसका कारण क्या है कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने ऐसे क्वेश्चन कराए जो कभी पूछे ही नहीं गए। क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे लेकिन संख्याएँ वो नहीं होंगी, संख्याएँ अलग होंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टू प्रूफ, ये सिद्ध करवाया गया है कि सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमसे प्रूफ कराया गया है कि cos इनवर्स 4/5 है, तो प्रूफ कीजिए tan इनवर्स 3/4। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। इसमें क्या है कि हमें ये बताना है कि cos के टर्म में दे रखा है, tan के टर्म में हमें लेके आना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा ही आसान तरीका है, आसानी से क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा और आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमें ये दे रखा है cos इनवर्स 4/5, LHS को लेके चलिए। LHS हमारे पास हो गया cos इनवर्स 4/5, इसको मान लेते हैं थीटा। इसको क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। थीटा मान लो, t मान लो, x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। अब इसके बाद इसको इधर लेके जाएं तो क्या होगा, इधर ले जाने पर ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 4/5। cos थीटा इक्वल टू 4/5। cos को इधर लेके जाएंगे तो इस पर जो इन्वर्स लगा हुआ था वो इन्वर्स हट जाएगा। अब ये जो हमने हाई स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हो गया cos थीटा 4/5 है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये थीटा मान लो, ये थीटा है हमारे पास, हमने cos पढ़ा है। cos क्या होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आपने ट्रिक पढ़ी होगी याद रखने की, LLAL/KKA। तो इसमें cos थीटा क्या है, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। cos थीटा को क्या ले सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 5। अब हमारे पास आधार आ गया, कर्ण आ गया, तो लंब हम निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास ये है, कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना है निकालना है, और आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, लंब का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। इसको ले आते हैं इधर, तो ये 25 माइनस के 16 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। 25 में से 16 कम करेंगे तो 9 बचेगा, लंब का स्क्वायर, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो लंब कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो लंब की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से क्या हुआ, आधार निकल आया, लंब निकल आया, कर्ण निकल आया। अब इसको क्या कर सकते हैं, हमें वैल्यू किस में फाइंड करनी थी, tan के टर्म में फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ cos था, tan में निकालना है। आपसे हो सकता है cot में पूछ ले, आपसे हो सकता है sin में पूछ ले, cosec में पूछ ले, किसी में भी पूछ ले। करना यही है, प्रोसेस यही कर रखना है, इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से cos थीटा 4/5 था, अब हमें tan के टर्म में चाहिए था, तो tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो tan थीटा हमने पढ़ा है क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का तो tan थीटा
लंब कितना है हमारे पास, लंब हमने निकाल लिया है 3, तो ये होएगा 3 और आधार कितना है, आधार है 4। अब इसके बाद क्या करना है, थीटा को उधर लेके जाओ, मतलब 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स लग जाएगा 10 पर 3/4। थीटा माना हुआ है, हमेशा याद रखो जो चीज़ें मानी जाती हैं उसमें आंसर कभी नहीं आता, हमें उसको हटाना पड़ता है। जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे तब तक वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो थीटा माना हुआ था, थीटा कितना माना था, थीटा इक्वल टू था कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल में कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें इस तरह से करना है। इसके अलावा और भी मेथड है, हम सीधे फॉर्मूले लगा सकते हैं कि cos का फॉर्मूला tan के टर्म में लगाएं, या फिर और किसी में दे रखा होता था उसका फॉर्मूला उसकी टर्म में लगाएं। उसमें क्या है, हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये क्या है, सबसे आसान तरीका है, आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई अतिरिक्त फॉर्मूला याद नहीं रखना, केवल जो हाई स्कूल वाला था पाइथागोरस थ्योरम वाला वो याद रखना है, और एक ये लाल बट्टे कक्का याद रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर क्या होगा, केवल अंतर इतना होगा कि जो 4/5 था वहाँ और कोई डिजिट हो सकती है, 10 के साथ और कोई डिजिट हो सकती है, केवल इतना अंतर आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही है, सेकंड चैप्टर से ही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल में दे रखा है π/4। ये प्रूफ करके लाना है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि यही संख्याएं आए, हो सकता है और कुछ भी, कोई भी डिजिट आ सकती है। मैंने केवल कौन सा प्रश्न लिया है जो पेपर में पूछा गया है, सेम डिजिट रखी हैं। अब देखिए ये दे रखा है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या प्रूफ करके लाना है, π/4। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए क्या है, LHS लेके चलेंगे, LHS लेके आएंगे और π/4 प्रूफ करके लाना है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों को लेके चलें और इसका जो आंसर निकले उसके साथ इसका करें, या फिर हमें फॉर्मूला याद है अगर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z का, तो सीधे भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, वो ज़्यादा आसान रहेगा। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z इक्वल में होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के XYZ अपॉन में 1 माइनस के XY YZ और ZX। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। जब हमें tan इनवर्स 3 XYZ के टर्म में दे रखा हो तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बता रहा हूँ मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखो हम LHS लेके चलेंगे, पेपर जैसे मैं कर रहा हूँ सेम करना है, साइड में फॉर्मूला भी लिखना है। पेपर में क्या है, जो भी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो भी सूत्र यूज़ कर रहे हैं, उस सूत्र को हमें उसमें दिखाना है। हमें साइड में अपने क्वेश्चन के दिखाना होगा कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। कोई भी स्टेप शॉर्ट नहीं करना, पेपर में सारे स्टेप करने हैं। तो LHS लेके चलेंगे। LHS हमारे पास है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/8 ये दे रखा है। अब प्रूफ करके क्या लाना है, π/4। फॉर्मूला हमें पता चल गया, क्या फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू होगी 1/2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। ये वैल्यू हो जाएगी x की, ये y की और ये z की। लगा देंगे फॉर्मूले में, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सबसे पहले आता है x, फिर y, फिर z। तो x की वैल्यू लगाते हैं 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8, माइनस में XYZ है तो x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 1/5 है और 1/8 है। अपॉन में क्या लगाना है, 1 माइनस के XY मतलब x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू
1/5 है, माइनस के वाई की वैल्यू 1/5 है और जेड की वैल्यू 1/8, माइनस के जेड की वैल्यू 1/8 है और एक्स की वैल्यू 1/2 है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, केवल कितना क्या किया है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। जो वैल्यू थी एक्स की, जो वैल्यू थी वाई की, जो वैल्यू थी जेड की, उस वैल्यू को यहाँ पर हमने रख दिया है, उस वैल्यू को रख दिया। अब आगे कैलकुलेशन करनी है, इतना तो आपको आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन सबकी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन तो कम से कम सब पर आनी ही चाहिए। इनको सॉल्व करना है तो यहाँ से देखो, इसका एलसीएम ले लो 8,852 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। इसका 2 का 5 का 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे 40 में, 20 टाइम जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 20, 5 का डिवाइड देंगे 40 में, कितने टाइम जाएगा, जब 5 का डिवाइड देंगे 40 में तो 8 टाइम जाएगा, तो 8 लिख देंगे। 8 का देंगे तो 5 टाइम जाएगा। यहाँ से ये चल रहा है 1/, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर होगा, नीचे का नीचे वाली संख्याओं में साथ होगा। तो 5 2 10, यानी 5 दूनी 10, 10 और 8 80 आ जाएगा। ऐसे ही अपॉन वालों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से 1 माइनस के 1/10, यहाँ से माइनस के 1/40 आ जाएगा और यहाँ से माइनस के 1/16। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, इसका ये 5 2 10, 8 5 40 और 8 2 16, 8 दूनी 16। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ से tan इनवर्स का तो tan इनवर्स ऐड कर लेते हैं, तो 20 और 8 28 हो गई और 5 मिलके 33, ये जाएंगे 20 और 28, 28 और 5 33, अपॉन में 40, माइनस के ये 1/80। अब यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका जब एलसीएम लेंगे 1 माइनस के, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 80। तो यहाँ से देखो, एक यहाँ के एलसीएम आया 80 आ गया, 10 का भाग देंगे 80 में, 10 8 80, यानी 10 का भाग 80 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 लिख लेंगे। 40 का भाग देंगे 80 में 2 बार जाएगा, तो 2 लिख देंगे। और 16 का 80 में भाग 5 बार जाएगा, तो 5 लिख देंगे। ये यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, अब आगे कैलकुलेशन आगे और सॉल्व करेंगे थोड़ा इसको। तो देखो 10 का तो 10, यहाँ से देखो फिर 80 और 40 है, तो यहाँ फिर एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 80। अब 40 का जब डिवाइड देंगे 80 में तो 2 बार जाएगा, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 33 में, तो 33 दूनी 66 आ जाएंगे, माइनस के 1 के 1 अपॉन में ऐसे। यहाँ से देखिए ये सब नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 80 का 80 आएगा। इधर सीधे सॉल्व कर देता हूँ मैं। अब यहाँ 1 मान लेंगे, फ्रैक्शन करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो इसका इधर करेंगे तो कितना जाएगा, ये बना रहा माइनस का है, इधर करेंगे तो 80 बन जाए 80। अब इसको जोड़ लो, 8 और 2 10 और 5 15, माइनस से कितने आ जाएंगे 15, और अपॉन में कितना आ जाएगा 80। सॉल्व करना है इसको, tan इनवर्स का tan इनवर्स 66 में से 1 जाएगा तो 65 बचेंगे, अपॉन में 80। ऐसे यहाँ 80 में से 80 में से 15 कम कर दें, 80 में से 15, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचेंगे 7 में से गए तो 6, ये भी कितना आएगा 80। सेम में कट गया तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 वैल्यू कितनी किसकी होती है, tan π/4 की होती है, तो यहाँ से कितना आएगा, केवल π/4। यहाँ से कितनी वैल्यू जाएगी, π/4, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है, ऐसा तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। केवल क्या है, अनुभव के आधार पर एक संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा पूरी संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने चाहिए। आपके कल के पेपर में ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए 5 नंबर में। तो इस तरह से क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला यूज़ करना था और ये इसमें इसकी कैलकुलेशन है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका प्रूफ हो गया। π/4 आंसर लेके आना था, π/4 आ गया। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। देखिए अब इसको रफ कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे।
अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं किया है तो आज इनका अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। इस टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर करके देखें, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को कर पाएँ। क्वेश्चन कठिन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आसानी आएंगे। केवल अंतर क्या है, अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी, थोड़े भी पढ़ा होगा, तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपके ये दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, हमें ये वेक्टर सी है, वेक्टर में हमें क्या दे रखा है, एक सदिश दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या सदिश दे रखा है, सदिश दे रखा है आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k। अब कह रहा है सदिश इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है। ये हमें बताना है, एकांक सदिश की दिशा में बताना है। तो मैंने क्वेश्चन केवल वही लिए हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। सदिश है आई माइनस 2j कैप प्लस के 3j कैप की दिशा में एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकांक सदिश के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा। एकांक सदिश के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले अगर हम इसको ये मान लें कि जो सदिश दे रखा है वो किसके बराबर है, सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये ए वेक्टर के बराबर है तो ये जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू आई, इसके बाद 2j और प्लस के 3k। तो आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमने मान लिया कि ये ए वेक्टर के बराबर है, यानी ये क्या है, ए वेक्टर के बराबर है। हमें निकालना है इसकी दिशा में एकांक सदिश। तो क्या फॉर्मूला बताया है एकांक सदिश के लिए, एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। इसका फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन में मॉड में ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है एकांक सदिश निकालने के लिए। इसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। लगा दीजिए वैल्यू, आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ए की वैल्यू पूरी इतनी है, ये लगा दीजिए, आई 2j 3k अपॉन में मॉड ए की वैल्यू लगा दो आई कैप 2j 3k और इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ऊपर ऐसे ही रहेगा आई 2j 3k अपॉन में, आपको पता होगा जब भी मॉड हटाया जाता है तो उस पर रूट लग जाता है और साथ ही साथ उसके गुणांकों का आई जे के जो गुणांक होते हैं उनके गुणांकों का वर्ग करके लिख दिया जाता है। तो आई जे के गुणांक लेने हैं और जो रूट मॉड हटाएंगे तो उस पर क्या है, अंडर रूट लग जाएगा। तो आई का गुणांक लेंगे 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस ये -2 है इसका स्क्वायर आएगा और ये 3 का स्क्वायर आएगा। मापांक निकालने का ये फॉर्मूला है, आई जे के गुणांकों को ले लिया जाता है। सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व करने पर देखिए 2j 3k अपॉन में, इसको सॉल्व किया तो देखो क्या आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, लेकिन माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा, 2 2 या 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब देखिए 3 का करना है, तब 3 का स्क्वायर करेंगे, सबको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। आगे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, आई माइनस के 2j प्लस के 3k। अब देखिए 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 14। ये इसका आंसर हो गया। ये क्या निकल आया, इसका एकांक सदिश निकल आया। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ए कैप की वैल्यू। तो इस तरह से हमें एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप विश्वास मानिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेंगे और आपके 35 से 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आसानी से आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन दे रखा है
यदि इफ क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है हमें, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k। मैं चाहता तो आपको बिना इस कागज़ को लिए सीधे क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन आपको फिर लगता है क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ये मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि मैथ में कोई निश्चित नहीं है कि संख्याएं यही हों। मैथ में एक ही क्वेश्चन पे लाखों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। केवल क्या करना होगा, थोड़ी सी डिजिट चेंज करोगे नया क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, थोड़ी डिजिट चेंज करोगे नया क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चनों को बदला जा सकता है। तो ये हमें दे रखा है और हमसे पूछा क्या गया है, a डॉट बी निकालिए। हमसे पूछा गया है a डॉट बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, बताइए। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a वेक्टर इतना हो और b वेक्टर इतना हो तो a डॉट बी की वैल्यू बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। और वैसे भी जो a डॉट बी निकालने का तरीका जो a डॉट बी है, इसका भी यूज बहुत सारे क्वेश्चनों में अलग अलग होता है, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। तो ये पता होना चाहिए a डॉट बी कैसे निकालते हैं। आइए निकालते हैं a डॉट बी। तो a डॉट बी जब निकालेंगे तो a डॉट बी, a की जगह a वेक्टर की वैल्यू लगा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3i प्लस के 2j। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। डॉट 2i 5j और प्लस के 3k। ऐसे क्वेश्चनों को ही मैं यहाँ करा रहा हूँ जो क्वेश्चन 4-4 6-6 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए अब a डॉट बी निकालना था तो हमने क्या किया, a की वैल्यू लगा दी, b की वैल्यू लगा दी, बीच में कर दिया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले वेक्टर, आई वाले जो वेक्टर्स हैं, आई वाला जो सदस्य है उसका आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वालों का जे के साथ होता है, के वालों का के साथ होता है। साथ ही साथ ये बताया गया होगा कि आई डॉट आई करते हैं तो वैल्यू उसकी 1 होती थी, जे डॉट जे करते हैं उसकी वैल्यू भी 1, और के डॉट के करते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 होती है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब की वैल्यू 1 ही आती थी। तो इसलिए क्या होता है कि जब आई का आई के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो 1 हो जाता है, तो उसको हटा दिया जाता है। और जब आई का जे के साथ, आई का के साथ या जे का के साथ किया जाता है तो वो 0 होता है। इस वजह से उसको लिखा नहीं जाता। तो सीधे से आप याद रखिए, आपको क्या करना है, आई वालों का आई के साथ करना है तो 3 का करेंगे 2 के साथ 6 आ जाएगा। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो क्योंकि 1 होता है इसलिए उसको लिखते नहीं, यहीं छोड़ देते हैं। 2j का 5 के साथ करेंगे तो 10 आएगा, और 3k का इसके साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं, 10 और 6 16, 16 और 9 25, इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई तो सबका होगा, 3i का इसके साथ भी होगा, 3i का j के साथ भी होगा, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि जब i का i के साथ होगा तो 1, और i का किसी अन्य सदस्य के साथ होता है, अन्य के साथ हुआ किसी के साथ तो वो 0 हो जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। चलिए 25 इसका आंसर हो गया। इस तरह से करना था। इसी क्वेश्चन को क्या है, आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फाइंड, अगर जो वेक्टर दे दिए a क्रॉस b, जब आपसे a क्रॉस b के रूप में पूछा जा रहा है इसको, तब क्या होगा, तब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। अगर a क्रॉस b निकालना है तो हम a क्रॉस b के लिए क्या है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा वाला, साइनिक वाला। तो यहाँ लिखेंगे i, j और k। i की के साथ ये कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2, और ये 3। हमें क्या लेना होता है, a क्रॉस b निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या है, अदिश गुणनफल है 2 सदस्यों के बीच, और ये क्या है, सदिश गुणनफल है 2 सदस्यों के बीच। जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सदिश गुणनफल होता है। अब जब इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट मेथड का यानी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना पड़ता है। i, j, k, इसकी वैल्यू लगा दी। i के साथ देखिए कोएफिशिएंट कितना है 3, j के साथ 2 और k का कोएफिशिएंट 3। ऐसे ही b वेक्टर को लेके चलते हैं। तो b में i का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, j का कोएफिशिएंट 5 है और k का कोएफिशिएंट 3 है। i, j, k तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। इसको सॉल्व करना है तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप पर आता होगा। i लिखेंगे, मैं बता देता हूँ फिर भी, पहला i दूसरा j, k इनको लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो i पॉजिटिव रहता है, इससे बने रो और कॉलम को हम छुपा लेते हैं।
तो इससे बना ये हमारा कॉलम रो हो गया, इससे बना ये कॉलम हो गया। तो देखिए अगर हम इसको हटा लें, इसको छुपा लेते हैं, किसको इसको छुपाना है, इसको और इसको छुपाना है, तो आपको क्या दिखेगा 2 3 5 3। इसका आपस में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इनको आपस में क्रॉस करना होता है। तो 3 का क्रॉस होगा 3 के 2 के साथ, तो 3 2 जा 6 आएगा, माइनस लगाते हैं अपनी तरफ से, 5 का करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ही पहला प्लस का लेते हैं, दूसरा लिया जाता है माइनस का। जे क्या लिया जाएगा, जे माइनस का लिया जाएगा। अब जे इससे बने कॉलम और रो को हटा देंगे, तो 3 का होगा 3 के साथ तो 9 आएगा, इसका इसके साथ होगा तो 6 आएगा, प्लस के अब ये और ये, तो 5 का होगा 3 के साथ तो 15 आएगा, और इसका इसके साथ होगा तो 4 आएगा। तो यहाँ से देखिए सबट्रैक्ट कर लो, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यानी 9 आई, और ऐसे ही 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेंगे, तो माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, माइनस के 3j, और इसका इसमें करेंगे 5 में से 4 गए तो माइनस के प्लस के 11 के आ जाएंगे। तो इस तरह से जब क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए तो इस तरह से करना पड़ेगा सॉल्व, डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, चाहे या तो डॉट प्रोडक्ट का आ सकता है या क्रॉस प्रोडक्ट का आ सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से करना है और देखना है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आपके एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए कि डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या करना है और क्रॉस प्रोडक्ट हो तब क्या करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है। हमें ये दे रखा है, यदि 5वां क्वेश्चन है, यदि 2i प्लस j प्लस k और i माइनस के 4j है, 4j और प्लस के लैम्डा के परस्पर लंब हैं, परस्पर क्या है, लंब हैं, तो लैम्डा का मान बताना है। तो लैम्डा का मान बताइए, लैम्डा का मान हमें पूछ रहा है कि लैम्डा का मान बताइए कितना होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या है, डॉट प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए। लंब कह रहा है तो लंब की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। अगर इसी में क्या है समांतर कह देता तो समांतर की कंडीशन हमें आनी चाहिए थी। तो लंब की कंडीशन क्या होती है, जब 2 सदिश एक दूसरे पर लंब हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या कंडीशन थी। तो देखिए कैसे सॉल्व करने हैं। देख सबसे पहले हमने क्या है, इस सदिश को मान लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या हो गया 2i j और प्लस के, और इसको मान लेते हैं दूसरे वाले को बी वेक्टर। बी वेक्टर हो गया i माइनस के 4j और प्लस के लैम्डा के। ये हमने जो सदिश दे रखे थे उनको a और b के रूप में मान लिया। अब क्योंकि जो सदिश a और b हमने माने हैं वो क्या है, परस्पर लंब हैं, तो जब सदिश a तथा b परस्पर लंबवत हैं तो हमें कंडीशन पता है। कंडीशन क्या थी, तब कंडीशन थी कि a1 a2 या a1 b1 करते हैं, a1 b1 a2 b2 और c1 c2 इक्वल टू होना चाहिए 0। अब ये a1 b1 a2 b2 वैल्यू कहाँ से आएगी, ये कैसे निकलेगी। तो देखिए जो a वेक्टर माना है उसका i का जो कोफिशिएंट है, i का जो गुणांक है वो a1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो a2 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा a3 है। ऐसे ही इसका जो कोफिशिएंट है वो b1 है, इसका कोफिशिएंट b2 है और इसका कोफिशिएंट b3 है। हमें क्या करना है, जो पहला वाला दे रखा है a वेक्टर जो हमने माना है उसका i का जो गुणांक होगा वो a1, दूसरा a2 गुणा j a3। ऐसे इधर साइड में i का जो गुणांक होगा वो b1 का मान, j का जो गुणांक होगा वो b2 का मान, जो k का गुणांक होगा वो b3 का मान। तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, a1 b1 लिखा है, तो ऐसा करते हैं इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। a1
A1 B1 लिखा है तो A1 A2 A3 ना लिख के, क्योंकि यहाँ तो हमने क्या लिखा है A1 B1 A2 B2, फिर यहाँ कर लेते हैं A2 A3 B3 कर लेते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में हमने लिखा है। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो A1 B1 A2 B2 C1 C2 लिख लेते, तब इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 कुछ भी मान सकते थे, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे ऐसे लिख सकते थे A1 B1 A2 B2 C1 C2 ऐसे भी कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए आप, हमने ये मान लिया है तो इसी से आप कर सकते हैं। तो देखो ये A1 B1, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सीधे लगा देता हूँ मैं, लिख नहीं रहा नीचे कि A1 की वैल्यू इतनी है। A1 की वैल्यू 2 है तो 2, B1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास 1, B2 की वैल्यू -4, प्लस A3 की वैल्यू हमारे पास 1, B3 की वैल्यू हमारे पास लैम्डा इक्वल में 0। ये लंबवत होने की कंडीशन है। जब दो सदिश लंबवत होते हैं तब ये कंडीशन होती है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ करेंगे लैम्डा इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए 4 में से 2 गई तो -2 बचेंगे, प्लस के लैम्डा इक्वल टू 0, उधर लेके जाएंगे तो लैम्डा इक्वल टू प्लस के हो जाएंगे 2, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये कंडीशन किसकी है, लंबवत होने की। इसी में अगर समांतर होता तो होता A1 B1 A2 B2 और C1 C2, ये कंडीशन बन जाती। समांतर कहता है तो कंडीशन ये होती है, लंबवत कहता है तो कंडीशन ये होती है। इसमें लंबवत का है तो लंबवत का कंडीशन लगा देंगे, लंबवत की जो कंडीशन लगाने के बाद जो मिलेगा लैम्डा की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। स्क्रीनशॉट ले दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आप क्लास में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। आशा तो यही है कि इन्हीं में से क्वेश्चनों में से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, आपको इसका पूरा लाभ मिले और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कर पाएँ। तो देखिए सदिश दे रखा है, क्या सदिश दे रखा है 2i - के j प्लस के k, तथा दूसरा सदिश क्या दे रखा है i प्लस के 4j और प्लस के 2k। पूछना क्या चाह रहा है, के बीच का कोण निकालिए। इसके बीच का हमसे कोण पूछा गया है कि इसके बीच का कोण हमें निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई सी साल नहीं इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया हो। वो बात अलग है कि आपके शहर में सेट खुला है, आपके मंडल में जो सेट खुला है उस सेट में ना आया हो, लेकिन किसी ना किसी सेट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 सदिश दिए रखे होंगे, उन सदिशों के बीच का कोण आपसे पूछा गया होगा। इसमें भी कुछ नहीं, बहुत आसानी है। इसके बीच का कोण निकालना है तो बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसको मान लीजिए, माना जो पहला सदिश है उसको ए वेक्टर मान लीजिए। ए वेक्टर हो जाएगा 2i j प्लस के k। दूसरा वेक्टर उसको b मान लीजिए, ये हो जाएगा i 4j प्लस के 2k। संख्याएँ कुछ भी हो सकती हैं, यहाँ 2 आया है पेपर में हो सकता है 10 दे दे, यहाँ -2 है हो सकता है पेपर में 8 दे दे, यहाँ 1 है हो सकता है पेपर में 5 दे दे। संख्याओं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब पूछा है कोण, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी मॉड में AB। ये आपका फॉर्मूला है। जब भी दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, केवल फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। आपको ये क्वेश्चन क्या है 2 नंबर दे के जाएगा। तो देखिए लगा देते हैं वैल्यू। cos थीटा का तो cos थीटा, a की वैल्यू क्या है 2i - के j प्लस के k। b की वैल्यू क्या है i प्लस के 4j प्लस के 2k। अपॉन में मॉड a लगाना है तो मॉड a की वैल्यू लगा दीजिए 2i - के j और k, और उसके बाद फिर मॉड में b की वैल्यू लगानी है i 4j प्लस के 2k। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना भी बताया था, इनके बीच में क्या है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है।
डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, सीधे सीधे आई का आई के साथ गुणा, जे का जे के साथ गुणा, के का के साथ गुणा। इतना आसान है, कुछ भी नहीं। तो 2 का करेंगे, आई का आई के साथ तो आई हटा देते हैं, 2 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा लो, यहाँ कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, 4 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ कितना है 1, इसके साथ करेंगे तो ये प्लस के 2 आ जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, इस मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, इस मॉड को हटाने पर इसका स्क्वायर हो जाएगा आई के गुणांक का। तो सीधे कर देता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, के का स्क्वायर मतलब के का गुणांक 1 है, उसका स्क्वायर 1 रहेगा अंडर रूट में। यहाँ इसका स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। ऊपर देखिए 2 2 4, 4 में 4 गए तो 0 सब कट गए, क्या बच गया 0। अब नीचे चाहे कोई भी संख्या आए, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि क्या आ गया ऊपर 0। अब जब 0 में किसी संख्या का डिवाइड देंगे तो पूरा ही 0। अब ये आ गया 0, तो अब क्या है, खत्म क्वेश्चन। कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा देखना है, कॉस किसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 90 की या 0 की। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो थीटा का मान आ गया 90 डिग्री, यानी π/2 भी लिख सकते हैं इसको। यही हमारा आंसर हो गया, यानी इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा 90 होगा। यानी ये दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। देखिए क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बहुत कठिन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपके लगभग 60-65 नंबर का पेपर तो बहुत ही आसान आता है, 10-15 नंबर का पेपर आएगा मीडियम, और 10-15 नंबर का ही आता है थोड़ा टफ आता है। तो आपको पहले ये देखना है कि हमारे किसी भी तरह से 40-50 नंबर आए, उसके बाद सोचना है डिक्टेशन बने। तो पहले आप 40-50 नंबर का सॉल्व कीजिए। तो जो मैं आज करा रहा हूँ उसमें से आपको मिलना चाहिए पेपर, बाकी प्रभु के हाथ में है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कोण वाला हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए a प्लस के b दे रखा है, ये आएगा तो सेम ऐसे ही आएगा, इसमें कोई संख्या चेंज नहीं होगी। अगर आता है तो सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सिद्ध करना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि a और b लंबवत हैं, a b लंबवत हैं, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो ये भी लंबवत है, ये प्रूफ करना है। तो हमें ए भी लंबवत कब होंगे, कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो आए वो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। कब लंबवत होते हैं दो सदिश, अगर कोई ए और बी दो सदिश हैं तो ए सदिश और बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये हमें दे रखा है, प्रूफ करना है लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं। लाना क्या है वो ध्यान होना चाहिए, a डॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको लेके चलते हैं। हमें दे रखा है a प्लस बी मॉड में, इधर दे रखा है a डॉट बी। दोनों ओर का क्या करें, दोनों ओर का वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो a प्लस के बी स्क्वायर, a माइनस के बी का स्क्वायर। दोनों का क्या किया, स्क्वायर कर लिया। दोनों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, केवल क्या है मॉड आता जाएगा। यहाँ आ जाएगा मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर और प्लस के 2 मॉड a मॉड b मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर माइनस के 2 मॉड a मॉड b। सब पे वेक्टर लगेगा, अगर कहीं रह भी जाता है तो आप लगा लेना, सब पे वेक्टर आता है। तो इसको खोल दिया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस 2ab से। इसको भी किससे ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab से। अब ये नेगेटिव माइनस वाला था इसलिए माइनस आ गया, ये प्लस वाला था इसलिए प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ये सेम सेम है तो हटा दीजिए इनको, इसको इधर ले आते हैं। तो इधर लाएंगे तो 2 मॉड a मॉड b माइनस हो जाएगा प्लस 2 मॉड a मॉड b इक्वल टू हो जाएगा 0। ये सेम सेम तो 4 हो गए, मॉड a मॉड b इक्वल टू 0। 4 पहुँच जाएगा 0 में, मॉड a मॉड b इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड a मॉड b इक्वल टू 0।
अब हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, चाहे इनका ऐसे कर लो मॉड ए मॉड बी इक्वल टू 0, तब भी क्या है, तब भी ये लंबवत ही रहेगा, तब भी लंबवत रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक दूसरे कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा फॉर्मूला लगा लो, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए बी जो बताया था इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। मॉड ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो यहाँ लगा देंगे इसकी जगह पर 0। तो यहाँ इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कॉस थीटा इनटू में कर लेते हैं मॉड ए बी इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहाँ लगाएंगे जब इसकी जगह पर 0 तो पूरा 0 हो गया, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0, ये हो जाएगा ए डॉट बी। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। तो ये आपके क्वेश्चन हुए कुछ जो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, आप मैट्रिक्स पर, आप व्यू पर उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। या तो आपको क्या पूछा जाएगा, ये कहेगा दो आप व्यू दे रखे होंगे तो दोनों आप व्यू को हमें सम करना होगा, या फिर उनका मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर सबट्रैक्ट करवा लेगा इसके आधार पर, यानी सम पर, यानी दो आप व्यू के जोड़ पर आधारित, दो आप व्यू के घटाव पर आधारित, या दो आप व्यू के मल्टीपल पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे, तो मैं अपने आप ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जैसे मान लो ए हमें दे रखा है, अब ए आप व्यू ए की वैल्यू हमें दे रखी है 354,213, ये हमें दे रखी है आप व्यू ए की वैल्यू, और आप व्यू बी की वैल्यू दे रखी है 543, ये हमें दे रखा है, ऐसे लिख लेते हैं, ये दे रखा है, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, 3 का ही ले लेते हैं, ये दे रखा है। दो आप व्यू दे रखे हैं, आप व्यू ए दे रखा है और आप व्यू बी दे रखा है। पूछा क्या गया है, मान लो हमसे पूछा गया ए प्लस के बी बताइए। तो ए प्लस के जब बी पूछा जाता है तो क्या करना होता है, सीधे सीधे इनको जोड़ना है। लेकिन जब पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ए प्लस बी तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ उसमें क्या है, वो ए प्लस बी के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी देगा, या तो उस पर डैश लगा देगा कि परिवर्त पूछिए, या फिर कुछ ना कुछ उसमें कंडीशन लगा देगा कि सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि ए प्लस के बी, उसमें क्या, या ये कह देगा 2a प्लस के बी कीजिए। तो इसके क्या है, ये पूछ लेगा कि इसका हमें डैश भी निकालिए। तो हमें क्या करना है, पहले ए प्लस बी ही करना है, फिर उसका ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसका परिवर्त आप भी निकालना है। तो ए प्लस बी जब करेंगे तो 3 और 5 मिलकर 8 हो जाएंगे। पहला पहले में जोड़ते हैं, दूसरा दूसरे में जोड़ते हैं, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 4 और 1 5, और 4 और 7 11। क्योंकि आसान है इसलिए मैं सीधे सीधे कर देता हूँ। और इसका वो परिवर्त निकालेंगे, तो परिवर्त निकालने पर ये ऐसे जो रो है वो ऐसे हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस के भी बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। उसका परिवर्त आपसे पूछा जाएगा तो वो भी बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। चलो, अगर यहाँ भी अगर ये कह देता कि हमें 2a माइनस के 3b निकालिए, उस स्थिति में क्या होता, हमें पहले 2a निकालना पड़ता। 2a कैसे निकालते हैं, इस a वाले आप व्यू में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 2 का मल्टीप्लाई कैसे करते, पहले 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, यानी 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 4 3 12, ऐसे इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके, यानी सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाता, या 3 का हो जाता, फिर घटा देते। तो इसमें कोई आपको समस्या नहीं आएगी, आसानी से आप कर लेंगे। अब मैं आपको इसका बताता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा घुमाने वाला भी होता है मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई का करने से पहले मैं इसको इधर मिटा देता हूँ। अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले ये देखिए कि इसका मल्टीप्लाई संभव है या नहीं। तो देखो क्या करते हैं, इसका पहले इसका इधर करेंगे, फिर इस दूसरे का दूसरे में, और तीसरे का तीसरे में, फिर ऐसे ही इस वाले का इसमें हो गया, फिर इसका इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, इसमें करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a क्रॉस b लिख लें, या a गुणा b लिख लें। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसमें चलते हैं रो वाइज, ऐसे चलेंगे इसमें, और इसमें चलते हैं कॉलम वाइज। तो पहले का पहले में करेंगे, 3 का करेंगे 5 में, फिर दूसरे का दूसरे में, 5 का करेंगे 2 में, 5 गुणा 2, और तीसरे का करेंगे तीसरे में, 4 गुणा 3। ये इसका हुआ। बीच में क्या लगाते हैं, सब में प्लस लगता जाता है। अब ऐसे ही
इसका हो गया तीनों में। अब इसका इसमें करते हैं, तो 4 का करेंगे 3 के साथ, तो 3 गुणा 4 करेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, 5 गुणा 1 करेंगे और प्लस 4 गुणा 4 करेंगे। ये हो गया। ऐसे ही अब सीधे इसमें कर लेता हूँ, मैं सीधे कर देता हूँ। 2 का करेंगे 5 में तो 10, 1 का करेंगे 2 में 2, 3 का करेंगे 9, ऐसे यहाँ से 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 4 ती 12। इधर साइड में भी 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 4 ती 12। इधर साइड में भी 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 4 चौक 16। जोड़ लेंगे 5 ती 15, 5 दूनी 10, 10 और 15 25, 25 और 12 37। ऐसे ही 10 और 2 12, 12 और 9 21, 10 और 2 12, 12 12 24। हो सकता है 4 ती 12, 12 5 17, 17 और 16, 17 16 16 32 और 1 33, 8 12 20 21, 8 16 24 25, 8 ती 24 और 1 25। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेना, प्लस माइनस में अगर कोई भूल हुई हो तो आप देख लेना, कुछ नहीं ऐड करना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं आपसे, ये तो छोटे टाइप के क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में बन सकते थे, जो आसान क्वेश्चन थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है पेपर में पूछे जाएंगे, बहुत आसान होंगे, लेकिन जब आपने रिवीजन नहीं किया होगा, आपको नहीं पता होगा, तो आप उनको भी छोड़ाएंगे, फिर आपको बहुत दुख होगा कि जो इतना आसान क्वेश्चन था वो भी हमसे रह गया। तो मैंने आपको आसान क्वेश्चन बताए। अब मैं आपको 8 नंबर के क्वेश्चन बताता हूँ कि 8 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 0 से π/2, और ऊपर दे रखा है dx अपॉन रूट में 10 1 प्लस के, ये दे रखा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। प्रूफ करके लेके आना है π/4, ये हमसे प्रूफ करके π/4 हमें लेके आना है। तो एक लिमिट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। वो बात अलग है कि उसमें क्या हो सकता है कि थोड़ा इस तरह से ना थोड़ा घुमा के दिया जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा। तो लिमिट का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी कुछ 5-6 बेसिक प्रॉपर्टी थी, तो उन प्रॉपर्टियों का हमें यूज़ करना होता है। जब उन प्रॉपर्टियों का हम यूज़ करेंगे तो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कर ठीक है, तो मैं कट जाएगी वीडियो, दो वीडियो बना लो, बड़ी वीडियो में दो पार्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमें जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टियों को याद होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, प्रॉपर्टी लगाने के लिए, जो प्रॉपर्टी क्या है, अधिकतर जो प्रॉपर्टी 4th है वो बहुत ज़्यादा यूज होती है। प्रॉपर्टी 4 मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी 4 क्या है, प्रॉपर्टी 4 अगर देखो, जैसे यहाँ दे रखा है 0 से a और fx दे रखा है dx, तो प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि इसको हम कैसे ले सकते हैं, 0 से a f, जो a ऊपर आया है a माइनस के x इक्वल टू dx, इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 4 है। अगर यहाँ 0 ना दे के यहाँ भी कुछ वैल्यू दे रखी हो, जैसे यहाँ b दे दिया, ये a दे दी और ये fx dx दे दिया, तो यहाँ भी हम इसको प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, इन दोनों लिमिटों को जोड़ लो। इन दोनों लिमिटों को क्या करें, जोड़ लें, a प्लस के v माइनस के x कर लें और इसको क्या है dx कर लें। ये प्रॉपर्टी 4 है। इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। हमेशा ध्यान रखो 90% लिमिट वाले क्वेश्चनों में प्रॉपर्टी 4 यूज़ करके ही क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 यहाँ पर यूज़ करनी है। अब प्रॉपर्टी 4 यूज़ करने का क्या तरीका है, कैसे यूज़ करना है, देखिए, या क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है या फिर आगे की लाइन से भी स्टार्ट हो सकता है। इसको मैं पहले फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे प्रूफ करना था π/4, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहीं पर इसको मान लिया कि ये पहला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब बाई प्रॉपर्टी 4 जब भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये लिख लेंगे, यहाँ लगाते हैं। तो 0 से π/2 ये हो जाएगा dx, ये 1 प्लस के, जब यहाँ यूज़ करेंगे तो 10, ये हो जाएगा π/2 माइनस के x, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे इसको जब यूज़ करेंगे, लगाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये i के इक्वल था तो i इक्वल चलेगा यहाँ से 0 से π/2। चलो ऐसा करो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाद में कर लो या पहले कर लो कोई बात नहीं, तो पहले कर लें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा।
चलो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, फिर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो पहले इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, मैंने यहाँ से स्टार्ट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। कहाँ से? इसको क्या करें, टेन को चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस के टेन बराबर हमने पढ़ा है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये पढ़ा है। तो यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 और ये dx हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या होगा, यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो ये आएगा अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये हो जाएगा। यही है क्वेश्चन, 1 प्लस में दे रखा है तो 1 प्लस के साथ इसका 1 प्लस 10x, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमने पढ़ा है कि अपॉन नीचे अपॉन आता है तो अपॉन वाला ये ऊपर पहुँचेगा, यानी इसके साथ होगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो जब इसको आगे सॉल्व तो यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो रूट में आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस के रूट में साइन एक्स और dx, ये हो गया। तो अब यहाँ से जो आई चल रहा है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बाई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी या प्रगुण क्या लेते हैं 4 से। तो प्रॉपर्टी 4 मैंने बताई थी, ये हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी 4 क्या है, अगर 0 से a f x दे रखा है dx तो इसकी वैल्यू होती है 0 से a माइनस के एक्स dx। लगा देंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता। अगर 10x दे रखा है तो 10 को साइन अपॉन कॉस में कर लिया, इसके साथ इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वैसे भी कर लेते जैसे पहले मैं कर रहा था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कॉट आ जाता, फिर बाद में चेंज कर लेते। अब यहाँ से देखिए ये आई है 0 से π/2 लगाएंगे तो जाएगा कॉस π/2 माइनस के एक्स अंडर रूट में, यह हो जाएगा कॉस π/2 माइनस के एक्स अंडर रूट में, और यहाँ आ जाएगा साइन π/2 माइनस के एक्स अंडर रूट में dx। यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस का, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अगर कॉस 90 माइनस के थीटा हो तो वो साइन थीटा हो जाता है, और अगर साइन 90 माइनस के थीटा हो तो वो कॉस थीटा हो जाता है। लगा देते हैं यहाँ प्रॉपर्टी, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 से π/2, ये कॉस है तो कॉस का हो जाएगा साइन एक्स आ जाएगा अंडर रूट में, अपॉन में यहाँ पे कॉस का हो जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, और प्लस के यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा dx। इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ये वाली हो जाएगी सेकंड। दोनों को ऐड कर लो, कॉस 90 माइनस थीटा था तो साइन हो गया, साइन था तो कॉस हो गया। तो फर्स्ट प्लस के सेकंड जब करेंगे तो आई इधर साइड में आ जाएगा, आई प्लस के आई इधर आ जाएगा 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, फिर सेकंड लिख लेंगे। यहाँ से क्या है ऊपर कॉस एक्स प्लस के अपॉन में कॉस एक्स प्लस के साइन, आगे पीछे कर लें कोई दिक्कत नहीं, ये जाएगा dx। अब इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, इतना आ जाएगा ये, और एलसीएम ले लिया हमने तो प्लस के यहाँ पे तो कॉस एक्स ये बन जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये सेम कट जाएंगे, तो यहाँ से चल रहा है आई बल्कि 2i हो जाएगा, ये बचेगा 0 से π/2 1 dx। 1 का हमें इंटीग्रल पता है, तो 1 का इंटीग्रल कितना होता है x होता है, 0 से π/2 लिमिट लगा देंगे, 2i इक्वल टू π/2 माइनस के 0 तो i इक्वल टू π/4 हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ से 2 पहुँचेगा अपॉन में ये। तो इस तरह से अब मैंने आपको क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन अभी बहुत सारे बच्चे हैं, अभी उनको मैं कराऊंगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चनों को लूँगा। अब मैं आगे के जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको कराऊंगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो 8 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। चलो इनको रिवाइज करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को, उम्मीद यही है।
कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप एग्ज़ाम में उनको कर भी पाएंगे।